हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। श्री बालाजी नर्सिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मौलासर से आप एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा और अगर आपको एमबीबीएस करना है तो विदेश से कर सकते हो और इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके नीट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप विदेश से एमबीबीएस वगैरह कर सकते हो और कंप्यूटर वगैरह कोर्स करना है तो भी आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की थॉट ऑफ द डे है कि विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो विद्यार्थी जीवन में क्या अपनी जो छोटी छोटी आदतें हैं उनको सुधारना चाहिए, उनको अच्छी आदतें बनाना चाहिए और वही आदतें आपको क्या है, आपकी लाइफ का जो गोल है, एम्स है, वो चेंज कर देगी, आपकी लाइफ बना देगी। तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो छोटी छोटी चीज़ें होती है उन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। उन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ बन सके। आज का टॉपिक है एपिटैक्सिस। तो एपिटैक्सिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एपिटैक्सिस क्या होता है? एपिटैक्सिस क्या होता है? तो एपिटैक्सिस को नोज ब्लीडिंग भी बोलते हैं, नक्सी बोलते हैं। एपिटैक्सिस को क्या बोलते हैं? नोज ब्लीडिंग बोल सकते हैं, हिंदी में नक्सी बोल सकते हैं। नाक से खून बहना वो अलग अलग रीजन से हो सकता है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ये एमएसएन का एक टॉपिक है। तो नाक से ब्लीडिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले है कि नोज ब्लीडिंग। एपिटैक्सिस इज कंडीशन ऑफ स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ब्लड वेसल्स। ये क्या है? कुछ ब्लीडिंग हो जाना, स्लाइट ब्लीडिंग हो जाना। कहां से? नोज से, नाक से और ब्लड वेसल्स से। नाक की जो ब्लड वेसल्स है उससे ब्लीडिंग हो जाना क्या कहलाता है? एपिटैक्सिस कहलाता है। नाक की कोई ब्लड वेसल्स या आर्टरी रप्चर हो जाए तो यहाँ से नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, नाक से खून बहने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? एपिटैक्सिस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नोज ब्लीडिंग कहते हैं। उसी को नोज ब्लीडिंग कहते हैं। तो इट इज मोर कॉमन इन ओल्डर पर्सन। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके अंदर ये इट इज मोर कॉमन इन ओल्डर पर्सन। जो कितने एज के हैं? 50 से 80 साल के, उनके अंदर ज्यादा चांस है नोज ब्लीडिंग होने के। 50 से जो 80 साल के व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनमें। और जो बच्चे हैं छोटे, 2 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी क्या है? नोज ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, डायग्राम में देखिए, तो ये नोज का स्ट्रक्चर है। ये जो है नोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये रेड जो दिखाई दे रही है वो आर्टरी दिखाई दे रही है, ये पोस्टीरियर आर्टरी। और ये है, तो इसके अंदर जो है ये काइसेल्बस फ्लेक्सेस जो रहता है, यहाँ पे जो आर्टरी वगैरह है ये डैमेज होने से नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में एंटीरियर इथोमोइड आर्टरी हो सकती है, पोस्टीरियर इथोमोइड आर्टरी हो सकती है। ये जो आर्टरी आती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ से भी क्या है? ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में सेफेनोप्लास्टाइन इथोमोइड आर्टरी जो होती है उसकी अगर रप्चर हो जाए तो उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। और जो ये जो आर्टरियों का जो ये गुच्छा सा होता है उसको क्या बोलते हैं? काइसेल्बस फ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर रप्चर हो जाए, इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में इसके 2 टाइप होते हैं। ये एपिटैक्सिस जो है 2 टाइप की होती है। तो सबसे पहले है एंटीरियर नोज ब्लीडिंग। अगर एंटीरियर साइड से ब्लीडिंग हो, आगे से, एंटीरियर मतलब आगे से अगर ब्लीडिंग हो तो एंटीरियर नोज ब्लीडिंग। इट begun on the bottom part of the wall or
separate of two side of the nose in the front of the nose. It's called septum. तो सेप्टम है जो दो भागों में डिवाइड रहता है, आगे की तरफ जो सेप्टम है ये दो भागों में, नोज की जो सेप्टम है दो भागों में डिवाइड रहता है, तो यहाँ से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यह क्या करती है, द बिगिंस ऑफ द बॉटम ऑफ द पार्ट्स एज वेल द सेपरेट ऑफ टू साइड ऑफ नोज ब्लीडिंग इन द फ्रंट ऑफ द नोज, ये दोनों साइड से ब्लीडिंग स्टार्ट होने जाती है। तो कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स या स्मॉल ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती है, यानी जो कैपिलरीज है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो नोज में कैपिलरीज होती है या स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है इन द फ्रंट ऑफ द नोज, नोज के फ्रंट साइड में जो डायग्राम में बताया था मैंने, छोटी छोटी कैपिलरीज और जो ब्लड वेसल्स है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रंट ऑफ द नोज कैन बी इजीली ब्रेक, वो इजीली ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। इसका कारण क्या है, कॉजिंग ब्लीडिंग, इसी कारण हो सकती है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ नोज ब्लीडिंग, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की ब्लीडिंग होती है नोज से। और इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये इतनी डेंजर नहीं है, ये इतनी डेंजर नहीं है। और थोड़ी देर में अगर नोज को अगर आपने पंच करके रखा तो वो रुक जाती है। तो एंटीरियर नोज ब्लीडिंग क्या होती है, जो नाक के अगले हिस्से की तरफ जो दोनों सेप्टम है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वहां से क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, उसके कारण ये ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में है नेक्स्ट पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग। पोस्टीरियर साइड में अगर नोज ब्लीडिंग हो, पीछे की साइड में नोज ब्लीडिंग है, तो वो क्या हो सकती है, तो इट अकर्स डीप विद इन द नोज, ये डीप रहती है, थोड़ी पीछे की तरफ रहती है, वो आगे की तरफ रहती है, ये डीप रहती है। तो ब्लड इन द लार्ज ब्लड वेसल्स, ये इसके अंदर जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, बड़ी वाली ब्लड वेसल्स है, या फिर आर्टरी हो सकती है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इन द बैक ऑफ द सेक्शन नोज नियर द थ्रोट कॉज दिस नोज ब्लीडिंग, और ये थ्रोट के पास से भी हो सकती है। तो नियर द थ्रोट जो गला होता है उसके नजदीक होती है। ये जो नोज का स्ट्रक्चर बताया था, ये नोज का स्ट्रक्चर, तो यहाँ थ्रोट के पास से अगर पीछे से ब्लीडिंग हो तो वो पोस्टीरियर ब्लीडिंग कहलाती है। ये पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग कैन बी मोर डेंजरस, और ये बहुत डेंजरस हो सकती है। दैट कैन एंटीरियर ब्लीडिंग से, एंटीरियर जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी ज्यादा डेंजर नहीं होती है, लेकिन पोस्टीरियर ब्लीडिंग ज्यादा डेंजर हो सकती है। और हैवी ब्लीडिंग में भी अगर विच में डाउन, अगर हैवी ब्लीडिंग हो जाए तो वो बहुत डेंजर हो सकती है। विच में फ्लो डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट, और वो क्या चली जाती है, गले के अंदर चली जाती है। इसका जो फ्लो है वो गले के अंदर जाता है ब्लीडिंग का। दिस फॉर्म ऑफ नोज ब्लीडिंग में भी नेसेसिट इमीडिएट मेडिकल केयर इंटरवेंशन, और इस टाइप की अगर ब्लीडिंग हो तो उसे इमीडिएट मेडिकल केयर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर इस टाइप की ब्लीडिंग हो, पोस्टीरियर साइड से ब्लीडिंग होने लगी हो और थ्रोट से भी ब्लीडिंग दिखाई दे रही हो, तो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं। अडल्ट आर द मोर लाइकली एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म ऑफ नोज ब्लीडिंग, और अडल्ट में इस टाइप की ब्लीडिंग ज्यादा होती है। इस टाइप की जो ब्लीडिंग है वो अडल्ट में ज्यादा होती है। बच्चों में जो है पोस्टीरियर वाली ब्लीडिंग, एंटीरियर वाली ब्लीडिंग ज्यादा होती है। इसका कारण क्या हो सकता है, तो ड्राई एयर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नोज ब्लीडिंग। जो ड्राई एयर होती है वो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है। शुष्क वायु, हवा जो होती है, शुष्क हवा जो होती है वो इसका मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है। ड्राई एयर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, जो कारण है ब्लीडिंग का, नोज ब्लीडिंग का। हॉट लो ह्यूमिडिटी, अगर गर्म एरिया है, हॉट एरिया है और वहां पे ह्यूमिडिटी लो है, ह्यूमिडिटी क्या हो गई है, लो हो गई है, कम आर्द्रता। लो ह्यूमिडिटी मतलब कम आर्द्रता, कम आर्द्रता है ना। लो ह्यूमिडिटी, हॉट वाली जगह, गर्म जो जगह है और वहां पे क्या है, कम आर्द्रता है, कम आर्द्रता है, तो उसके कारण हो सकती है। उसके बाद में क्लाइमेट, क्लाइमेट के कारण हो सकती है। कैसा क्लाइमेट है और वहां का क्लाइमेट गर्म वगैरह है तो हो सकती है। वार्म एंटीरियर एयर, और वार्म अगर जो वार्म हवा है तो उसके कारण होती है। गर्म आंतरिक हवा के कारण भी हो सकती है। इंटीरियर एयर, वार्म इंटीरियर एयर कैन कॉज ब्लीडिंग। एयर और ड्राई एयर के कारण भी होती है। बोथ आर सिटिंग मेक द नेजल मेंबर फ्रेंजाइल टिश्यू इनसाइड द नोज। जो फ्रेंजाइल टिश्यू होते हैं नोज के अंदर, उनके अंदर जो ड्राई एंड क्रस्टी आर करेक्ट, कॉजिंग फॉर मोर लाइकली द ब्लीडिंग व्हेन द रब एंड पिकिंग और ब्लोइंग। इनके कारण क्या आता है, रब करने पे या प्रिक करने पे, या रब करने पे या प्रिक करने पे फिर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
इसके अंदर क्या होता है, एक रस्सी पपड़ी जैसी जम जाती है, ड्राई एयर के कारण ऐसे पपड़ी जैसी जम जाएगी। और फिर अगर नाक में अंगुली डाल के उसे हटाएंगे, उसे रब करेंगे, तो उसके कारण क्या है, वो प्रिकिंग करने की वजह से और उसे रगड़ने की वजह से वो जो है पपड़ी वगैरह हट जाएगी, जिससे कारण क्या है, ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, वो क्रैक हो जाएगी और उसके कारण क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये कारण थे ब्लीडिंग होने के। उसके बाद में फॉलोइंग सिम्टम आर कोज, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, फॉलोइंग कॉमन कोज नोज ब्लीडिंग, और क्या कोज का कारण हो सकते हैं, ये तो हो गए एक कारण ड्राई एयर वाला। नोज पेकिंग, अगर किसी की नोज पेकिंग हुई है तो भी, पिकिंग मतलब नाक में अंगुली डाली है, सॉरी नोज पिकिंग मतलब नाक में अंगुली डाली है, डालने की वजह से नाक में अंगुली डाल के अगर कुछ ऐसे घुमाया है और वहां से कुछ रैप्चर वगैरह हो गया तो ब्लीडिंग हो सकती है। कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर अपर यूटीआई हो गया, अपर रेस्पिरेटरी यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है कोल्ड की वजह से, तो हो सकती है। साइनोसाइटिस हो सकता है, साइनस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है। इंक्लूड द एपिसोड ऑफ स्नीजिंग, और छींके आने की वजह से, बार बार में छींके आने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। खांसी आने की वजह से, कफिंग की वजह से, बार बार में खांसी आने की वजह से भी हो सकती है। नोज ब्लीडिंग ब्लोइंग, और नोज ब्लोइंग के कारण भी हो सकती है। नोज अगर ब्लोइंग हो गया तो उसके कारण भी हो सकती है, नाक बहने के कारण। ठीक है, नोज ब्लोइंग, अत्यधिक नाक बहना, फोर्सफुली ब्लोइंग ऑफ द नोज, अगर ज्यादा नाक बह रही है तो उसके कारण भी हो सकती है। उसके बाद में इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू द नोज, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नाक के अंदर डाला है, जैसे पिन वगैरह कुछ भी डाली है, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। इंजरी हो गई है, इंजरी टू द नोज और फेस, अगर कोई फेस की इंजरी हुई है, चेहरे पे चोट लग गई है, नाक पे इंजरी हो गई है, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में कोई भी एलर्जी हो गई है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस हो गया, एलर्जिक या नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। राइनाइटिस के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में ब्लड थिनिंग ड्रग्स, जो ब्लड खून को पतला करने वाले ड्रग्स का यूज किया जाए तो उसके कारण हो सकती है, जैसे एस्प्रिन खून ब्लड को पतला करती है, एनासाइड्स ब्लड को पतला करती है, वारफ्रेन ब्लड को पतला कर देती है। तो इस ऐसी ड्रग्स जो खून को पतला करती हो, उस ड्रग्स का यूज किया जाए तो उसके कारण भी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। ये क्या करती है, ये ब्लीडिंग टाइम को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्लोटिंग टाइम को कम कर देगी, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में कोकीन का यूज किया गया है, कोकीन वगैरह अदर ड्रग्स का यूज किया गया, नाक के थ्रू इनहेल किया गया, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। और इरिटेंस कॉजिंग बाय द केमिकल्स, अगर कुछ केमिकल वगैरह का यूज किया तो उसके कारण हो सकती है, केमिकल के कारण भी हो सकती है। केमिकल के कारण होने वाली जलन, है ना, केमिकल के कारण होने वाली जलन, उनके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, एज द एल्टीट्यूड राइज एंड एयर बिकम द थिनर, तो ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन एंड ड्राइव, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो सकता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एयर बिकम थिनर, पतली हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो पहाड़ी एरियो पे वगैरह पे जाते हैं तो नोज ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप ज्यादा ऊंची जगह पे जाएंगे तो हो सकता है। डेविएटेड सेप्टम, अगर सेप्टम है ये डेविएटेड है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। एब्नॉर्मल शेप ऑफ द वॉल ऑफ द सेपरेट ऑफ द साइड ऑफ द नोज, है ना, जो ये नोज होते हैं उनके जो सेप्टम होते हैं उनके जो एब्नॉर्मल शेप में रहते हैं, शेप जो है नॉर्मल नहीं रहता, उनकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी एक कारण हो सकते हैं। उसके बाद में यूज ऑफ नेजल स्प्रे एंड ड्रग्स, अगर कोई नेजल स्प्रे ड्रग्स का यूज कर रहे हैं नाक के थ्रू तो उसके कारण भी हो सकती है। रिलीफ, इचिंग वगैरह, रनिंग नोज, स्टफी नोज के कारण रेगुलर बेसिस पे एंटीस्टामिन और डीकंजेस्टेड कैन बी ड्राई अप द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये ड्रग्स भी क्या कर देती है, एंटीस्टामिन ड्रग्स वगैरह जो होती है वो नेजल म्यूकसा को ड्राई कर देती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, अब नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो सिम्टम लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग लॉस सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड का लॉस हो सकता है, बॉडी के अंदर ब्लड कम हो सकता है तो हाइपोवोलेमिया हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, और भी कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में डिजीनेस हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, फैटिंग हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन
हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे। और बीपी कम हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, और ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो हाइपोवोलीमिया भी हो सकता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो हाइपोवोलीमिया भी हो सकता है, वोलीमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है ना। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में रिक्वायर्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करोगे? तो डायग्नोसिस क्या करोगे? द डॉक्टर विल बी इंक्वायरी अबाउट द मेडिसिन वो पेशेंट टू टेकिंग इंक्लूडिंग ओटीसी, ओवर टेकिंग काउंटर, है ना, ज्यादा मेडिसिन लेने की वजह से, थिनर मेडिसिन जो मैंने बताई थी, एस्प्रिन वगैरह जो ड्रग्स होती है, एस्प्रिन वगैरह होती है, वारफरीन होती है, ये जो ड्रग्स होती है, ये ड्रग्स खून को पतला करती है। अगर इनके ज्यादा यूज किया गया तो ये पता लगाना चाहिए। एस्प्रिन ड्रग्स कोल्ड विल बी, इनके कारण क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। तो डॉक्टर को इनका पता लगाना चाहिए डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले। उसके बाद में द डॉक्टर विल बी आल्सो इंक्वायरी अबाउट द एल्कोहल एंड अदर लीगल ड्रग्स, और कोई एल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहा, उस चीज का पता लगा के भी पता लगाया जाता है, फैमिली हिस्ट्री से पता करके। उसके बाद में डॉक्टर विल बी एग्जामाइन द पेशेंट नोज, और नोज को एग्जामिन करके भी पता लगा सकता है डॉक्टर। डॉक्टर कैसे करेगा? पता लगाएगा, नोज को एग्जामिन करेगा नोज से कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और क्या सोर्स है, कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, किसी की इंजरी तो नहीं है कि। नोस्ट्रिल को अच्छे से देखेगा, किसके थ्रू देखेगा? तो किसके थ्रू देखेगा? एंडोस्कोप के द्वारा देख सकता है, या नेजल सेप्टम की वजह से देख सकता है। तो नोस्ट्रिल विद द स्मॉल स्पेकुलम होता है, नेजल स्पेकुलम होगा जो जिससे जो कैविटी को थोड़ा सा डायलेट करके अच्छे से देखेंगे, उसके द्वारा देख के पता लगाएंगे कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, इंजरी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रही है, तो इससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर में भी अप्लाई टॉपिकल ड्रग्स वगैरह, एनेस्थीसिया देके, तो डॉक्टर में भी अप्लाई टॉपिकल ड्रग्स और एनेस्थेटिक द नोज लीनिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स, और एनेस्थीसिया वगैरह देके भी पता लगा सकता है। द डॉक्टर विल बी रिमूव क्लॉथ एंड क्रश फ्रॉम द पेशेंट नोज, और उसके क्या करेंगे? क्लॉथ वगैरह रिमूव कर देंगे। जो क्लॉट हो गई है, पपड़ी वगैरह जम गई है, तो इसको रिमूव करेंगे तो पता चलेगा ब्लीडिंग यहाँ से हो रही थी, है ना, क्रश वगैरह हो गया। नाक से अगर कोई पपड़ी वगैरह जम गई है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका पता लगाएंगे। थक्के के कारण या पपड़ी हटा देने के कारण हो रही है, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका पता लगाएंगे। ब्लड प्रेशर के कारण हो गई है, पल्स वगैरह चेक करेंगे, बीपी वगैरह लेंगे, उसके कारण हो सकती है। पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बीटी-सीटी कर सकते हैं, है ना, बीटी-सीटी क्लॉटिंग टाइम वगैरह ये चेक कर सकते हैं, उससे पता लगाया जा सकता है। एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह से पता लगाया सकता है। अब है मैनेजमेंट क्या करोगे? तो घर पे क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? सबसे पहले मैनेजमेंट में करेंगे एट होम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सिट अप, ऐसे बिठा देंगे, अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे बिठा देंगे, और नो को क्या करेंगे? पिंच द टिप ऑफ द नोज विथ 2 फिंगर्स 15 to 20 मिनट्स, है ना। नाक को क्या करेंगे? 2 फिंगर से पंच कर देंगे, ऐसे पिंच करके बिठा देंगे आगे की तरफ, हेड करके टिप ऑफ द नोज विथ 2 फिंगर से दबा के 10 से 15 मिनट तक नाक को दबा के बिठा देंगे, ठीक है, आगे की तरफ, हेड को आगे की तरफ करके। स्लाइडली सिट अप विथ स्लाइडली लीन फॉरवर्ड टिल द हेड फॉरवर्ड, ये जो हेड होगा वो आगे की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए ऐसे, और उसको पंच कर देंगे तो वहां से क्या ब्लीडिंग अगर होगी तो वो रुक जाएगी। इफ द ब्लीडिंग इज कंटिन्यू देन टॉपिकल नेजल स्प्रे, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो टॉपिकल नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर घर पे ठीक नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल पे ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल पे ले जाके क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए वो हॉस्पिटल वाले वैसे डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हॉस्पिटल सेटिंग ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में क्या है, रिकरेंट एपिसोड या नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेजल पैकिंग कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नोज को पैक कर देंगे। तो इनसाइड गोज लाइक मटेरियल नेजल टेम्पिन इन द नेजल कैविटी के अंदर ऐसे गोज पीस डाल देते हैं, जिससे क्या नोज में ब्लीडिंग को रोका जा सके।
लोकल एनेस्थीसिया वगैरह देंगे। अगर फिर भी नहीं रुक रही है, मेडिसिन डज नॉट वर्क द पोस्टीरियर एपिटेक्सिस, तो उसे लोकल एनेस्थीसिया वेसो कंस्ट्रक्टिव ड्रग्स देंगे, जो ब्लड को वेसो कंस्ट्रक्शन वाली ड्रग्स देंगे जो ब्लड वेसल्स को क्या करेगी, सिकुड़ेगी और वहां से ब्लीडिंग को रोक देगी। ऐसी ड्रग्स देके रोका जा सकता है। अब है सबसे पहले और क्या मैनेजमेंट करेंगे, ये तो मैंने बताया था डायग्राम से। अब बताते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो टू क्रिएट प्रेशर एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग ऑफ द गोज, स्पेशल नेजल स्पंजिंग फॉर्म और इन्फ्लेम्ड लेटेक्स बलून इज प्लेस इन द नोज, लिफ्ट प्लेस 24 आवर टू 48 आवर बिफोर रिमूविंग इट। तो उसे क्या करें, नेजल पैकिंग कर सकते हैं। नेजल पैकिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्रिएट प्रेशर साइड द ब्लीडिंग, पैसे तो प्रेशर देके ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, या फिर गोज पीस डाल के, नाक में गोज पीस डाल के नोज में, या स्पेशल नेजल स्पंज डाल के उसको ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, फोम वगैरह डाल के ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। ये नेजल पैकिंग करते हैं इसी चीज से। इन्फ्लाटेबल लेटेक्स बलून, एक बलून टाइप का आता है, वो नाक में डाल के उसको इन्फ्लाम कर देंगे, उसको फुला देंगे, तो वो भी उससे भी ब्लीडिंग रोक सकते हैं। ये 24 से 48 घंटे तक रख सकते हैं, रिमूविंग इट। उसके बाद में इसको रिमूव कर देंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर इसको रिमूव कर देंगे ब्लीडिंग रुकने के बाद में। अब है कोटराइजेशन। कोटराइजेशन का मतलब हो गया, कोटराइजेशन का मतलब हो गया दागना। इस विधि से क्या है, रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, दागना बोलते हैं इसको हिंदी में। दिस मेथड इज इंक्लूड द सीलिंग ऑफ द ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स विद द केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर डाले जाते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, सिल्वर नाइट्रेट या हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोकोटरी इसके द्वारा, या इलेक्ट्रोकोटरी के द्वारा, या फिर केमिकल सब्सटेंस जो रासायनिक पदार्थ है सिल्वर नाइट्रेट या उष्मा ऊर्जा के साथ खून बहने वाली रक्त वाहिनियों को सील कर दिया जाता है। जो ये ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। जैसे कोटरी से उसे सील कर दिया जाता है, आगे से बंद कर दिया जाता है। जैसे ये ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ना, तो यहाँ से उसको ऐसे सील कर दिया जाएगा जिससे ब्लीडिंग ना हो। तो उस कोटरी वगैरह से सील कर देते हैं, आगे से ऐसे बंद कर देते हैं पूरा, तो उसके कारण ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है। टू नम द इंटीरियर ऑफ द नोज एंड लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट टू द नोस्ट्रिल, और लोकल एनेस्थीसिया वगैरह भी दे सकते हैं, उसके द्वारा भी क्या कर देते हैं, अंदरूनी हिस्से को सुन्न कर देते हैं। उसके बाद में मेडिकेशन एडजस्टमेंट, न्यू प्रिस्क्रिप्शन, इट मे बी बेनिफिशियल टू रिड्यूस द एलिमेंट टू यूज ब्लड थिनर्स, और ये ब्लड थिनर की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसी कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसको तो बंद कर देंगे। और उसके बाद में इट आल्सो पॉसिबल टू ब्लड प्रेशर ड्रग्स, और ब्लड प्रेशर ड्रग्स से भी हो सकता है, तो उसको भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो एडजस्टमेंट करते हैं ड्रग्स को रोकने के लिए। और कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, जो ब्लीडिंग रोकने वाली ड्रग्स दे सकते हैं, ब्लड कोटिंग फैक्टर वाली ड्रग्स दे सकते हैं। तो ट्रेनेक्सामिक ड्रग्स आती है, 500 mg की टेबलेट आ सकती है, इंजेक्शन भी आती है, दोनों रूप में आता है। तो ट्रेनेक्सामिक टेबलेट होती है जो ब्लीडिंग को रोकती है, वो प्रेस्क्राइब कर देंगे। और जो बीपी की ड्रग्स है और जो ब्लड थिनर वाली ड्रग्स है उनको बंद कर देंगे। फॉरेन बॉडी रिमूवर, अगर कोई फॉरेन बॉडी है वो नाक के अंदर चला गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इफ द फॉरेन बॉडी इज द सोर्स ऑफ नोज ब्लीडिंग इट इज बी रिमूव, उसे निकाल देंगे। अगर फॉरेन बॉडी कोई भी, जैसे कील वगैरह या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होता है नाक में डाल लिया है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे निकाल देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी के द्वारा भी नाक की ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, नोज की ब्लीडिंग को। इफ द नोज ब्लीडिंग इज कॉज बाय द ब्रोकन नोज, यानी नाक के टूटने की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे सर्जरी के द्वारा रिपेयर करके ठीक किया जा सकता है। डिवेटेड सेप्टम और सर्जिकल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, अगर नाक से ब्लीडिंग इंजरी की वजह से हो गई है या डिवेटेड सेप्टम की वजह से हो गई तो उसे सर्जरी के द्वारा ठीक करके ठीक किया जा सकता है। उसके बाद में है लेजिटेशन के द्वारा, इन दिस प्रोसेस द पेशेंट ब्लड आर्टरी क्लोज विद द स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, ये अगर आर्टरियल ब्लीडिंग हो रही है तो लेजिस्टेशन कर देते हैं, उसे बांध देते हैं आर्टरी को, वो जो आर्टरी से ब्लड हो रहा है, ब्लड लीकेज हो रहा है, वहां से उस आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बांध देंगे, क्लोज कर देंगे, तो उससे क्या ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तो हो गया था मेडिकल मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेगी, नर्स क्या करेगी, द नर्स शुड बी मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइंस, सबसे पहले पेशेंट के
वाइटल साइंस चेक करेगी, टीपीआर बीपी चेक करेंगे, है ना, टीपीआर एंड बीपी चेक करेंगे। हेल्प विद द ब्लीडिंग कंट्रोल, और उसे ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगी। फैसिलिटी टिश्यू एंड द एमेसिस बेसिन सो दैट द पेशेंट कैन बी एक्सप्रेस द ब्लड, और उसे क्या देंगे, किडनी ट्रे या एमेसिस बेसिन, जो उल्टी वाला बेसिन वगैरह होता है, जो थूकने वाला, तो वो देंगे, जिससे एक्सपेल करेगा, वो ब्लड को थूकेगा, बाहर निकालेगा, तो उसकी वजह से पता चलेगा कितना ब्लड आ रहा है। पेशेंट कैन बी एक्सपेल एक्सेसिव ब्लड। सी शुड इवेलुएट द चेंज इन बीपी, और बीपी को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि बीपी चेंज के कारण भी हो सकता है, पल्स वगैरह मॉनिटर करते रहेंगे, तो वाइटल साइंस के अंदर आ जाएगा। इंडिकेट द हाइपोवोलेमिया, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हाइपोवोलेमिया में जा सकता है, तो उसकी बीपी पल्स वगैरह चेक करते रहेंगे। उसके बाद में सी शुड बी इंकरेज द पेशेंट दैट ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल, और पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे उसे काम और शांत करेंगे, काम और इफेक्टिव मैनर दैट विल बी हेल्प टू रिड्यूसिंग एंजाइटी, उसकी एंजाइटी को कम करेंगे, ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो जाएगी, ऐसे करके शांत करेंगे पेशेंट को, शांत होने पे उसकी ब्लीडिंग वगैरह कम हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगी, तो ये भी करेंगे। उसके बाद में सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्रिवेंट ब्लोइंग और पैकिंग नोज आफ्टर ए नोज ब्लीडिंग, तो नर्स क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को एडवाइज करेगी कि नाक से खून बहने के बाद अगर नाक बहने से रोकने के लिए निर्देश देना चाहिए, ठीक है, नाक में खून बहने के लिए नाक ब्लोइंग और पैकिंग इसके लिए निर्देश देना चाहिए। सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट शुड बी अवॉइड एपिटैक्सिस, और उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि एपिटैक्सिस को अवॉइड करना है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से पेशेंट को एपिटैक्सिस के बचने के लिए निर्देश देना चाहिए। अत्यधिक नाक बहने के कारण क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, नाक में अंगुली न डाले, ब्लोइंग ना करे, ज्यादा नाक नहीं बहना चाहिए, तो पेशेंट को शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड एपिटैक्सिस थ्रू द डिस्चार्ज टीचिंग, उसे डिस्चार्ज टीचिंग देनी चाहिए, मतलब एजुकेशन देना चाहिए। इंक्लूड टू प्रिवेंटिंग फोर्सफुल नोज ब्लोइंग, ज्यादा फोर्सफुली नोज को ब्लोइंग ना करे, ज्यादा फोर्सफुली करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लोइंग करने की वजह से, स्टार्टिंग की वजह से हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड्स की वजह से, नहीं हाई एल्टीट्यूड्स, नेजल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, नोज पैकिंग की वजह से हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। सी शुड बी मॉनिटर पेशेंट विद द पोस्टीरियर पैकिंग फॉर हाइपोक्सिया, और पेशेंट अगर पोस्टीरियर पैकिंग की गई है तो उसे हाइपोक्सिया की कंडीशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना, ब्रीदिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है पैकिंग करने की वजह से, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन देखते रहेंगे, पेशेंट में ऑक्सीजन की तो कमी नहीं हो रही है उसका पता लगाते रहेंगे। हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। सी शुड बी प्रोवाइड एडुकेट ह्यूमिडिफाइड एज इट प्रिवेंट द नेजल पासेज फ्रॉम ड्राई, उसे क्या एडुकेट ह्यूमिडिफिकेशन देंगे जिससे क्या है कि ड्राई ना हो, नेजल पासेज क्या हो, ड्राई ना हो, उससे ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, पेशेंट को बोलेंगे डायरेक्ट प्रेशर देके रखो नोज विद द थंब और इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स फिंगर और थंब से नोज के ऊपर इंडेक्स फिंगर और थंब की वजह से ऐसे डायरेक्ट प्रेशर देके रखो फॉर द 15 मिनट इन केस ऑफ रिकरेंट नोज ब्लीडिंग। जब मैंने उस डायग्राम में भी बताया था रिकरेंट नोज ब्लीडिंग होती है तो थंब और या तो 2 अंगुलियों से या थंब और अंगूठे से आगे की तरफ हेड करके दबा के रखना है 15 से 20 मिनट तक, उससे क्या है ब्लीडिंग रुक जाती है। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सीक एक्स्ट्रा मेडिसिन हेल्प टू प्रिस्क्राइब ब्लीडिंग कैन नॉट बी कंट्रोल। और अगर लगातार ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं हो रही है तो पेशेंट को अतिरिक्त सहायता के लिए आगे भेज देंगे। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं हो रही तो पेशेंट की अतिरिक्त सहायता के लिए और तो उसे आगे भेज देंगे। तो ये था एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस का मतलब होता है नाक से खून बहना, और वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नाक से खून बहने के। तो मोस्टली क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको अगर घर पे नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है नाक को पिंच करना है। आपने अंगूठे या अंगुली से कर सकते हैं या दोनों अंगुली से कर सकते हैं, उसको दबा के आगे की तरफ हेड को लीन फॉरवर्ड करना है, पिंच करके रखना है 15 से 20 मिनट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर। और एपिटैक्सिस किसे कहते हैं, नोज से ब्लीडिंग हो जाना, और वो अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है।
जो आप इस क्लास में देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।